पेंडुलम में एक क्वेश्चन बचा था एरर का, ठीक है। ये एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है पेंडुलम की, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, T = 2 पाई √L/g। किसका फॉर्मूला होता है ये? टाइम पीरियड का क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2 पाई √L/g, है ना। ये क्लास 11 में एक्सपेरिमेंट भी होता था। तो इसमें क्या होता था, एक आपको मिलता था पेंडुलम, समझे। एक मिलता था आपको इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए, एक मीटर स्केल मिलती थी, समझे। मीटर स्केल से क्या करोगे, पेंडुलम की क्या मेजर करोगे? लेंथ, ठीक है। एक मिलती थी स्टॉप वॉच, और स्टॉप वॉच से क्या मेजर करोगे आप? नहीं। तो यहाँ पे दो चीज़ों का मेजरमेंट होता था, किसका किसका बताओ? एक तो टाइम मेजर करना, पेंडुलम ऐसे स्विंग कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना है, और दूसरा क्या मेजर करना? लेंथ मेजर करना। फिर इस फॉर्मूले का यूज़ करके ग्रेविटी निकालना। तो यहाँ जब ग्रेविटी निकालोगे तो वो आएगी 4π² L/ क्या, ये हमारा फॉर्मूला है किसका? ग्रेविटी का, ठीक। तो टी क्या है यहाँ पे, और एल क्या है? तो जब तुम लेंथ मेजर करोगे तो तुम एरर करोगे, कि जब भी मेजरमेंट होता है एरर तो होती है, एरर को आप अवॉइड नहीं कर सकते। और जब तुम टाइम को मेजर करोगे तो फिर गलती करोगे। तो कितनी बार एरर करोगे बताओ? 2 बार एरर करोगे, एक लेंथ के मेजरमेंट में, और तो जो तुम्हारा ग्रेविटी का मेजरमेंट होगा वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो बस यही क्वेश्चन बनता है कि तुमको क्वेश्चन में किसका मेजरमेंट वो दिया होगा, लेंथ के बारे में। वो लेंथ की स्केल बता देगा, कहेगा कि स्केल से मेजरमेंट ले रहे हैं जिसका लीस्ट काउंट 1 mm है। नॉर्मली 1 mm होता है क्योंकि मीटर स्केल होती है, और मीटर स्केल में तुमने देखा होगा ध्यान से तो उसमें सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर के अंदर क्या होता है? mm। और तुमको बताया किसी इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट होती है वही उसकी क्या होती है? एरर होती है। तो लेंथ के बारे में बताएगा कि लेंथ इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए क्या? मीटर स्केल। मतलब 99% वो मीटर स्केल ही होगी। मीटर स्केल की जो लीस्ट काउंट होती है, अगर आप देखोगे मीटर स्केल को तो उसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है? 1 mm होती है उसकी लीस्ट काउंट। किसकी? मीटर स्केल की। तो यही उसकी क्या होगी बताओ? तो यही एरर होगी उसकी। तो एरर कितनी आएगी? इसमें एरर आएगी 1 mm, ठीक है। फिर बात करेगा किसकी? स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच देखिए आप लोगों ने लैब में देखिए क्या होता है उसमें, वो 1 सेकंड में उसमें जो मिनिमम डिवीजन होता है ना वो 0.1 सेकंड का होता है स्टॉप वॉच। मोबाइल में तो स्टॉप वॉच होती है, मोबाइल में जो स्टॉप वॉच होती है उसमें तो 0.01 सेकंड होता है। अगर आप ध्यान से देखो कभी आपने जो लैब में होती है उसका लीस्ट काउंट होता है कितना होता है? 0.1 सेकंड होता है। तो दोनों से 1 सेकंड का 10th फ्रैक्शन क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, समझ गए। तो आपको ऐसे लैंग्वेज लिखी होगी, जो वॉच है वॉच की रेजोल्यूशन लिमिट क्या लिखा भाई? रेजोल्यूशन लिमिट, या फिर क्या लिखा होगा? लीस्ट काउंट, समझ गए। या फिर क्या लिखा होगा? प्रिसिजन। इन सब का क्या मतलब हुआ? इन सब का एक ही मतलब हुआ, चाहे तो लीस्ट काउंट वर्ड यूज़ कर ले, चाहे तो वो रेजोल्यूशन लिमिट यूज़ कर ले, चाहे वो प्रिसाइज बोल दे कि वो क्या 0.1 सेकंड तक प्रिसाइज है। तो वो सब क्या बता रहा है आपको बताओ? बड़ा वो एरर बता रहा है आपको। तो ये सब क्या बताओ? ये हो गया आपकी एरर, ठीक है। तो यहाँ पे एरर कितनी आती है? नॉर्मली एरर कितनी होती है? 0.1 सेकंड की। तो तुमको एरर मिल गई किस में भाई? उसकी एरर मिल गई, उसकी एरर मिल गई। अब फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ? यहाँ पे एरर का क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए? क्या फॉर्मूला बताओ? ΔG/G इज इक्वल टू कितना? L की पावर कितनी? 1।
तो डेल्टा एल बाई एल प्लस टी की पावर कितनी है, तो ट्वाइस डेल्टा टी बाई टी, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, पर डेल्टा टी क्या है, चेंज टाइम नहीं, एरर इन टाइम, और टी क्या है, टोटल मेजर टाइम, जो भी टोटल टाइम है, समझ ना। तो अब होता क्या है, ये फॉर्मूला समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे क्या बन गया, डेल्टा टी बाई टी, और टी क्या है, टोटल टाइम पीरियड, समझ गए। अब कभी कभी क्या होता है, वो टाइम पीरियड के बेस पे, ये आपको समझ में आ गया, ये फॉर्मूला कब लगेगा बताओ, जब आपको क्या दिया हो, एक टाइम पीरियड के बारे में दे रखा है, ठीक है। अब कभी कभी कहता है कि उसने 100 ऑसिलेशंस किए, किसने, तो टाइम कितना लोगे बताओ, एरर तो वही रहेगी, कितनी बताओ, जो भी ये 0.1 रहेगी, नीचे का टाइम क्या हो जाएगा बताओ। तो मैं आपको जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये डेल्टा टी क्या बताओ, ये एरर हो गई, चलो मैं इसको स्मॉल टी लिख देता हूं, समझ गए, ये क्या है एरर, और नीचे क्या है बताओ, जितना आपने टाइम मेजरमेंट किया है, 1 ऑसिलेशन है तो 1 ले लो, और n ऑसिलेशन है तो, ये फॉर्मूला नोट कर लो बस आप, समझे। और हर साल क्वेश्चन, मतलब किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन रहता ही, मैं आपको बता दूं। अभी आप प्रीवियस देखोगे तो हर आपको चौथा क्वेश्चन यही मिलेगा, कौन सा, पेंडुलम का। तो मैं आपको 2-4 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ भाई। नीचे पता क्या आएगा, टोटल मेजर टाइम आएगा, बस बात खत्म। हाँ बेटा देखो, स्टॉप वॉच तो एक ही है, तो तुम चाहे एक मेजरमेंट लो, चाहे तुम 10 मेजरमेंट लो, चाहे तुम 100 मेजरमेंट ले लो, जो स्टॉप वॉच की, वो तो एक ही बार दबाओगे ना, स्टॉप वॉच बेटा ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट करता जा रहा है, तो स्टॉप वॉच तो एक ही बार दबाओगे ना आप, ऐसा नहीं हर ऑसिलेशन में स्टॉप वॉच दबा रहे हो। तो होता क्या है कि मान लो इसमें 20 ऑसिलेशंस लिए या 100 लिए, तो 20 बाद दबाओगे ऐसे, तुम टाइम देखोगे तो तुम्हारी एरर तो एक ही बार आई ना। तो जो एरर है वो एक ही बार आएगी, कौन सी, डेल्टा टी। यहां पे क्या आएगा, अब तुम जितना ज़्यादा टाइम मेजर कर लोगे ना, तुम्हारी एक्यूरेसी उतनी अच्छी हो जाएगी। बड़ा स्मॉल टी यहां पे है एरर, किसकी एरर, वॉच की एरर, और एन टी क्या है, एन टी इज टोटल मेजर्ड टाइम, समझ गए। अब मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन, और देखो बुक देना यार प्रीवियस, एक सेकंड भाई, क्या क्या दिया है मुझे, पहले पूरा क्वेश्चन बताओ, क्या क्या वैल्यूज की मैंने, यही पेंडुलम वाला क्वेश्चन है ना, क्या दिया है, टाइम ऑफ, टोटल टाइम बताओ कितना मेजर हुआ है। हमें ऑसिलेशन एक हो, 2 से मतलब नहीं, हमें क्या मतलब है, व्हाट इज टोटल टाइम मेजर्ड, वो बताओ कितना है, 50 सेकेंड्स। अच्छा भाई, जो टोटल टाइम का, आप लोग बात समझ रहे हो कि जितना ज़्यादा आप ऑसिलेशन को मेजर करोगे ना, एरर उतनी कम हो जाएगी। टोटल टाइम मेजरमेंट कितना है, चलो अच्छा बाकी बच्चे कर ले पहले एक बार, लेट देम सॉल्व। मुझे आप वैल्यू नोट करवा दो, कितना है, 50, ठीक। तो वॉच में बोला रेजोल्यूशन लिखा हो सकता है, लीस्ट काउंट लिखा हो सकता है, रेजोल्यूशन लिमिट हो सकती है, प्रिसिजन कुछ भी लिखा हो, कितना है, अच्छा 1 सेकंड लीस्ट काउंट है इसका, तो ये नॉर्मल वॉच है ना, लीस्ट काउंट 1 सेकंड, और यही हमारी क्या है, ये हमारी एरर है। अनुष्का बेटा अभी यहाँ से पता नहीं मुझे कितना है, लेंथ कितनी है, अच्छा पेंडुलम की लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक, और 1 mm एक्यूरेसी, मतलब लीस्ट काउंट 1 mm है, किसकी, स्केल की, तो वही तुम्हारी एरर हो गई। तो तुमको डेल्टा एल दिया कितना, 1 mm, ठीक है। डेल्टा जी भाई परसेंटेज या वो, तुम फ्रैक्शन निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। देखो भाई सारे बच्चे बताएंगे आंसर आ रहा है 5। देखो भाई ग्रेविटेशन सबसे पहले तो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रखा है ना, तो जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, जो फॉर्मूले सेम है मैं लिखे दे रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। और इसके साथ साथ में भी निपटा लेना भाई, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल और वो ना, अलग अलग नहीं पढ़ना है, साथ पढ़ोगे तभी समझ में आएंगे दोनों,
समझे? तो यहाँ पे मैं सिमिलरिटी लिखे दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे होता था K Q1 Q2 बाई R² होता था, समझे? और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है G इंटू बाई R², समझे? नोट कुछ मत करो, आपको सब बातें पता है, ठीक है? फिर यहाँ पे आती था, ये तो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे? फिर बनता था पोटेंशियल एनर्जी, है ना? क्या पे पोटेंशियल कितनी होती थी? K Q1 Q2 बाई R होती थी। यहाँ पे होती है -G, सब एक जैसा है, माइनस इसलिए होती है, हम पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन करते थे, दो ऑब्जेक्ट को जो आप इनफाइनाइट से लाओगे तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना? तो जब वहाँ पे आप दो चार्जेस प्लस Q1 प्लस Q2 को लाते थे तो आप वो रिपेल मारते थे एक दूसरे को, तो आपको धक्का मार के ऐसे लाना पड़ता है ज़बरदस्ती। Q1 को उधर धक्का मारोगे, Q2 को उधर धक्का मारोगे, तो आपको वर्क क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव। जब दो मासेस को लाओगे तो क्या होगा बताओ? वो खुद ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। दो मासेस इनफाइनाइट पे थे। देखो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। सेटेलाइट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी सब में लगेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल के बारे में आपको बता दूं कि जब ग्रेविटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो जब दो ऑब्जेक्ट्स कभी भी इनफाइनाइट पे होंगे ना तो आप ऐसा मान लोगे कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। समझे? इलेक्ट्रोस्टेट में भी यही होता था, जब दो चार्जेस कहाँ होते थे? इनफाइनाइट पे होते थे, तो हम पोटेंशियल को क्या मान लेते थे? 0। यहाँ भी वही मानोगे। यहाँ पोटेंशियल निगेटिव आती है, तो कभी कभार पूछ लेता है कि नेगेटिव पोटेंशियल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव। वो M1 M2 एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट। और तुमको बोला जाए इनको इनफाइनाइट से लेके आओ तो क्या करोगे? तो M1 को ऐसे पकड़ोगे, M2 को ऐसे पकड़ोगे, दोनों को बाहर खींचोगे और धीरे धीरे उनको क्या करोगे? बाहर अंदर छोड़ोगे ऐसे। तो फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? एंगल क्या आएगा? 180। तो यहाँ ये होती है पोटेंशियल जी। फिर यहाँ पे होता था पोटेंशियल। क्या होता था पोटेंशियल? K/Q/R होता था। पोटेंशियल क्या होता था भाई? यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से उठाते थे आप और किसी पॉइंट पे आके रखते थे, और जितना तुमको वर्क करना पड़ता था उसको हम क्या बोलते थे? पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल बनता है हमारा -Gm/R। ये स्केलर क्वांटिटी होती थी, ये भी है क्या होती है यहाँ पे? स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल जैसे पोटेंशियल बन गया, ठीक है? ये तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। किसका किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल का और पोटेंशियल का, सब एक जैसा है, ठीक है? फिर यहाँ पे E होता था -dV/dr, समझ गया? यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ बनेगा I = क्या? यहाँ इंटेंसिटी को I से लिखता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड K/Q/R² होगी। पोटेंशियल लिखा मैंने, वो फोर्स, अच्छा ये फोर्स लिखा था, एक कूलम्बिक फोर्स था F। इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिखने ही भूल गया मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ ही हो गया है कि कितनी आएगी? इधर K/Q/R², उधर Gm/R²। हाँ, बस वो फील्ड अंदर आएगी किधर? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती थी कि किसी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो वहाँ पे जाके 1 कूलम के चार्ज को रख दो, है ना? पर खुशी भाई तो बता रहा था निगेटिव क्यों लिया है। निगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि जब तुम दो मासेस को इनफाइनाइट से लाओगे बहुत धीरे धीरे पकड़ के तो तुमको निगेटिव वर्क करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल जी क्या आती है? नेगेटिव। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी? क्यों भाई? K/Q/R²। और यहाँ पे होती ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? Gm/R²। फिर एक फंडामेंटल लॉ ये होता था हमारा ना, E is -dV/dr, I is -dV/dr। ठीक है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो I से डिनोट होती है, यहाँ पे I से डिनोट होती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड E से होती थी, बाकी सारे सिंबल भी एक जैसे हैं, सिर्फ E और I का सिंबल क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे I यूज करते हैं, यहाँ पे E। फिर यहाँ पे बनती थी गॉस थ्योरम। क्या होती थी बताइए?
बताया जाना, इसमें क्वेश्चन नहीं है बस, है ना, इसमें क्वेश्चंस नहीं है सब। ई डॉट एस एस क्यूब एप्सल नॉट, तो यहाँ क्या बने बताओ, यहाँ आई डॉट डी एस आएगा, क्यों भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड का फ्लक्स आ जाएगा। अब देखिए कौन बच्चा मैं सोच करता था, यहाँ क्या आएगा देखें, यहाँ बताओ क्या आएगा, m इंटू 4 पाई जी, गुड। यहाँ पे होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे होता है कैपिटल जी, समझ गए ना भाई, यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल जी होता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा बताओ, 1/4 पाई जी, इसको पुट करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, समझ गए ना, कितना देगा ये 4 पाई जी, क्या बन गई हमारी गॉस थ्योरम बन गई। ठीक है, नोट कर लिए, रब किया जाए। भाई बस ऊपर का मिटा रहा हूँ, नीचे नहीं मिटा रहा मैं। ये आपने ए लिखा है, लिखा है तो इसका नाम भी गॉस थ्योरम ही है। ये गॉस थ्योरम नाम से कहीं तुमको ऑफिशियल मिलेगा नहीं, कह सकते हो कि गॉस थ्योरम का इक्विवेलेंट एक रिलेशन बन गया। तुम क्या पूछ रहे हैं, वो डीएस लिखा हुआ है। हाँ भाई गॉस थ्योरम में क्या होता है, डीएस डीए कुछ भी यूज कर लो, नोट कर लिया ठीक। सिर्फ सेटेलाइट और एनर्जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। शुरुआत करते हैं स्फेरिकल शेल से, ठीक है। स्फेरिकल शेल, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बताइए आप लोग, क्यों भाई, स्फेरिकल शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, अंदर 0 आती थी ना, और बाहर कितनी आती थी, ये आती थी ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, ये आई बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, GM बाई क्या, R²। इसका ग्राफ कैसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बताइए, अंदर तो 0 रहेगी, बाहर से ऐसे आएगी, अंदर क्या रहेगी 0, बाहर ऐसे आएगी। ठीक है, समझ गया, स्फेरिकल हो गया। फिर क्या था इसके बाद, इसका पोटेंशियल भी बनता था। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अंदर वही पोटेंशियल आता है जो सरफेस पे होता है, याद है आपको, और बाहर क्या होता है, ये होता है क्योंकि आपको याद होगा शेल थ्योरम होती थी कि अंदर लाने में वर्क नहीं करना पड़ता था, हमें वर्क कहाँ तक करना पड़ता था, अप टू सरफेस। और पोटेंशियल बताता है क्या, बताओ, पोटेंशियल वर्क बताता है ना, किस पे वर्क, 1 kg पे, कि 1 kg मास को कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटी से ला रहे हो, तो जितना वर्क करोगे वो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल। और स्फेरिकल शेल के अंदर फोर्स लगता नहीं है, तो सारा वर्क आपको कहाँ तक करना पड़ेगा, अप टू सरफेस। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा पोटेंशियल, बताओ, अंदर ही आएगा, है ना, कांस्टेंट, बाहर क्या होगा, ऐसे आएगा, ऐसा। ये किसका ग्राफ है, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस।
ठीक। फिर आता है सॉलिड स्फीयर, इसके बाद आता है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का क्या सीन बनता है भाई, बताओ जरा। क्या बनेगा अंदर का सीन? अंदर की इंटेंसिटी होती है GMR/R³, समझ गया ना, लेस देन आर। और बाहर की क्या होती है? GM/R² फार इज ग्रेटर देन। हाँ, अंदर वही कॉन्सेप्ट यहाँ चलता है। जब कोई बॉडी स्फेरिकल होती है ना, उसके बाहर आपको चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, चाहे पोटेंशियल निकालना हो, चाहे पोटेंशियल निकालनी हो, उस स्फेरिकल बॉडी को आप किससे रिप्लेस कर देते थे? विद पॉइंट मास। ये आई का फॉर्मूला बन गया हमारा। और ग्राफ क्या बनेगा बताइए? ऐसे फिर ऐसे, समझ गए? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, गॉस थ्योरम, 3 टॉपिक मिला दो, और मिला लो तुम ग्रेविटेशन, ठीक है, और कैपेसिटेंस। यहां से 5 क्वेश्चन, बट अप टू कैपेसिटेंस, ठीक है, और ग्रेविटेशन मिला लो। मिनिमम 5, मैक्सिमम 6, 5 से कम तो आएंगे नहीं। एट मैक्स 6 क्वेश्चन लगा सकते हैं। छोड़ के कुछ नहीं जाना होता भाई, तो हम जानते हैं उसे। बेटा मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, बी वाला चैप्टर, गॉस थ्योरम और कैपेसिटेंस, 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। और 2 कम से कम कहाँ से? 5 तो आपके फिक्स क्वेश्चन है। कभी कभी वहाँ से 4 हो सकते हैं, और इधर से 1, क्योंकि कभी कभी होता है क्या, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको चेक करना होता है। तो कभी वो ग्रेविटेशन में क्वेश्चन दे देता है, और कभी वहाँ दे देता है, समझ गया? तो जब ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो होता क्या है कि 2 इस तरह से आ जाते हैं कि एक तो आ गया तुम्हारा प्लैनेटरी मोशन का क्वेश्चन, और एक कभी कभी आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन में डाल देता है। उसको लगता है कि दोनों कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं, तो ग्रेविटेशन डाल दो, है ना। 5 क्वेश्चन की कहानी है, देख लो इन चैप्टर्स में। इनको 3, 4, 5 दिन में लपेट लो, समझे? छोड़ के कुछ नहीं जाना है भाई। भाई मैंने भाई कल तो समझाया था कि छोड़ के जाओगे उसी का आसान क्वेश्चन आएगा। हाँ यार, काइनेमेटिक्स तो चलो एक बार छोड़ दो, वो तो समझ में आता है ना। लॉज ऑफ मोशन एक बार छोड़ दो, चलो। रोटेशन तो बिल्कुल, और क्या भाई। अरे बेटा रोटेशन में सुनो तो, रोटेशन में मोमेंटम से कितना आसान क्वेश्चन आता है, समझे? वो कुछ नहीं आता भाई जो तुमने पढ़ रखा है। जेई का पेपर इतना टफ बनता ही नहीं मेंस का। बेटा एडवांस के क्वेश्चन मत देखो ना, आप एडवांस क्वेश्चन से परसेप्शन बना लेते हो ना कि रोटेशन बहुत टफ आता है। मेंस से तो मोमेंट ऑफ शेप पूछ लेता है, कैविटी खाली कर देगा, कहेगा मोमेंट ऑफ शेप बता दो। एंगुलर मोमेंटम आसान से क्वेश्चन, टॉर्क आसान से क्वेश्चन। तो भाई तुम उसके एडवांस से मत देखो ना, तुम एडवांस से जजमेंट करोगे तो तब तो बहुत डिफिकल्ट है। मेंस के पेपर तो आसान, मेंस में कुछ नहीं छोड़ना भाई, तो बहुत मजबूरी में तुम टॉपिक छोड़ दो भाई लास्ट में। अभी फॉर्मूले तो सबके देखे जाने हैं। हाँ सब करके जाना है। हाँ किसके? फ्लूइड से 2 क्वेश्चन, पूरा सरफेस टेंशन विस्कोसिटी सब मिला के। हाँ बेटा देखो, फ्लूइड से तो ऑनेस्टली बताऊँ तो फ्लूइड का क्वेश्चन तो आता है ढंग का। फ्लूइड का ढंग का इसलिए आता है कि फ्लूइड में टॉपिक बहुत है, तो थोड़ा पढ़ने में बर्डन सम हो जाता है। बर्नौली थ्योरम भी, सरफेस टेंशन भी, विस्कोसिटी भी है, उन सब में भी 3-3, 4-4 टॉपिक हैं, है ना। देखो भाई, लास्ट से बच्चे आ रहे थे, उनको बताऊं, लास्ट तक बैठ के क्लास में पढ़ रहे थे, उनका फीडबैक ये था, सर आपने क्लास में कराया, उसके 2-4 क्वेश्चन आ गए जो हमारे नहीं होने थे। इसलिए क्लास आते रहोगे तो तुम 2-4 ऐसे क्वेश्चन भी सही कर लोगे जो तुमको एक्सपेक्टेड नहीं है। बस क्लास आते रहना, नहीं कि सर घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। घर पे तो पढ़ ही रहे हो 2 साल से। ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, अरे सर अब तो एग्जाम आ गया ना, अब तो सर क्लास नहीं है, तो घर पे बैठ के पढ़ेंगे। पढ़ लो, घर में जा ही नहीं पाओगे कि आप पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, घूमते रहोगे। यहाँ क्या है, तुमको 2-4-5 फॉर्मूले बता दिए, क्वेश्चन करा दिए, खत्म हो गया काम। आते रहना, जो गायब होगा फिर समझ लो एटलीस्ट 16-17 जनवरी तो आपको आना ही है।
बाद में देख लेंगे क्या सीन है, तब तो काफ़ी कुछ रिवाइज करा दूंगा मैं यार इसमें। जो तुमको लग रहा है नहीं कर पाओगे तुम्हारे वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। खैर आगे देखो, पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल अंदर का फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद आ गया होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में था के क्यू, है ना। इसका ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर बनता है पैराबोला, समझे। देखो हर फॉर्मूला जो स्फेरिकल बॉडी में है अंदर और बाहर का क्या होता है अलग अलग होता है। तो अंदर तो बनता है पैराबोला, समझ गए, फिर बाहर क्या बनता है हाइपरबोला। क्लियर। फिर आ जाओ रिंग पे। रिंग में तो फॉर्मूला बनता है GMX बाय, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, समझे। और पोटेंशियल का फॉर्मूला बनता है -G/√r² प्लस, इसका ये बनता है किसका फॉर्मूला, पोटेंशियल का। इसका ग्राफ भी बनता था, ऐसे ग्राफ बनता है ऐसे। ये जेई का क्वेश्चन है 2 साल पहले का, यही पूछ रहा था जेई में कि मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है, R/√2 पे होती है। इलेक्ट्रोस्टैट में बता ग्राफ सेम, किसका ग्राफ है, I वर्सेस R। हाँ अभी कुछ नहीं पढ़ाया मैंने। पोटेंशियल का है, रिंग का पोटेंशियल होता था KQ भाई, क्या ये पोटेंशियल होता था। यहाँ पे कितना पोटेंशियल आ गया, -G/√r² प्लस x², समझे। पोटेंशियल ग्राफ कैसा बनेगा, ये पोटेंशियल ग्राफ बन जाएगा V वर्सेस R। बोलो भाई, क्या करो, रिंग का मैक्सिमम पोटेंशियल सेंटर पे होता है, रिंग का मैक्सिमम पोटेंशियल सेंटर पे होता है।
आग लिखे। आग लिखे आर्क। ये आर्क को भी समझ गए। इसका मास कितना है? एम है, रेडियस कितनी आर, ये एंगल थीटा नॉट थीटा नॉट। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। हाँ, जी एम बाई आर स्क्वायर तो याद ही रहेगा तुमको। और साथ में याद कर लो क्या, साइन थीटा नॉट बाय थीटा नॉट। खबर नहीं जाएगा। इलेक्ट्रोस्टेट में क्या होता था? वहाँ होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ऐसा नहीं था कुछ। याद करो। इसीलिए कह रहा हूँ क्लास आते रहना। सर देखो साइन थीटा नॉट बाय आर, मैं भी सही बोल रहा हूँ। ये भी होता है, जब लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। चलो अब बता दिया। दोनों फॉर्मूले जैसे हैं, बड़ा हाफ एंगल। दोनों फॉर्मूले एक हैं, ये और ये फॉर्मूले एक हैं। ये किसके टर्म में? लैम्डा के टर्म में। वो किसके टर्म में? क्यू के टर्म में। तो मुझे लगता है ये फॉर्मूला याद करना ज़्यादा इजी है आपके लिए। क्यों? के क्यू बाई आर स्क्वायर तो याद ही रहेगा, तो जी एम बाई आर स्क्वायर याद रहेगा। साथ में क्या आ गया? साइन थीटा नॉट बाई थीटा नॉट। और लैम्डा के टर्म में ये फॉर्मूला होता था, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा नॉट। ठीक है, नोट कर देते हैं। उसके बाद डिस्क, स्टैंडर्ड फिगर्स में डिस्क आती है। उसके बाद है ना रॉड। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दो तो एक cos अल्फा प्लस cos बीटा, एक साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा माइनस cos। याद कर लो फॉर्मूले। फॉर्मूले नहीं याद आ रहे तुमको? आ रहे हैं सर। सर रॉड भी बता रहा है 1 बाय करंट लॉ a माइनस 1 बाय r। थक गए? अच्छा। सर मैं दो रेलिगेट डिस्क। सर आपने बताया नहीं, मैं तुम्हें क्या लिखा था? सर मैं बताना है, मैं बात कर आपको। सर आपने बताया नहीं है ना। अब ये फॉर्मूला तो मुझे भी नहीं याद है। अब देखो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, हाँ। फॉर्मूला होता था 1 माइनस एक्स पावर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है किसका? डिस्क के एक्सिस पे। अब मुझे ग्रेविटेशन का फॉर्मूला तो याद नहीं है, कॉम्प्लिकेट सा बनेगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले लिखे हैं। अगर ये डिस्क होती थी, इसका मास, इसका चार्ज कितना होता था? क्यू। रेडियस कितनी होती थी? आर। तो एक्स डिस्टेंस पे ये फॉर्मूला आता था। थीटा ये एंगल होता था किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। कॉस थीटा की वैल्यू तो नहीं होती थी। अब इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करो ग्रेविटेशन में, तो क्या करोगे बताओ? जहाँ पे 1/ε0 है, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो। सिग्मा क्या होता था? सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसको सिग्मा ही लिख लो आप, उसको सिग्मा ही लिख लो। सिग्मा मतलब मास पर यूनिट
एरिया, समझ गया ना, सिंबल एक ही होता है भाई, ऊपर तो 4/g आ बस 4πg आ जाएगा ऊपर। हाँ मतलब बस ऊपर कर दो इसको, कितना सर mg by r square minus बेटा 1/ε0 को क्या कर देंगे हम, बस ये याद करो जहाँ पे 1/ε0 है वो कितना हो जाएगा 4πg, समझ गया ना। तो रिप्लेस 1/ε0 विद 4πg, इसको आप इससे रिप्लेस कर दो, किससे 4πg से रिप्लेस कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा। सिग्मा को सिग्मा, वहाँ सिग्मा क्या होता था q by चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ क्या बन जाएगा मास पर यूनिट एरिया बन जाएगा बस। ये mg by r square। हाँ बस कुछ नहीं करना है, जहाँ पे 1/ε0 है उसको क्या कर दोगे 4πg कर दोगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है भाई, वही तो बोल रहा हूँ कि दोनों टॉपिक साथ निपट जाएंगे। इसमें प्लेनेटरी मोशन लगे बस, वो 1.5 घंटे का टॉपिक है, 1.5 घंटे पढ़ा दूंगा खत्म, बस ज़्यादा नहीं, उसमें क्वेश्चंस हैं यहाँ। हाँ कांस्टेंट फील्ड रहती थी, हाँ यहाँ भी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गॉसिम लगेगी और क्या। ये कह रहे हैं कि मान लो कोई मास दिया है, कैसा मास है वो उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, और कहता है कि आप उसके अंदर क्या निकाल दो, ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल दो। तो तुमको याद होगा कि वहाँ पे हम सॉलिड स्फीयर को स्फेरिकल शेल में ब्रेक करते थे, उसका वॉल्यूम निकालते थे 4π² dr, फिर उसको रो से मल्टीप्लाई करते थे, चार्ज आता था, उसको इंटीग्रेट मारते थे, वही क्वेश्चन याद है। बड़ा डिपेंड करता है ना रो क्या है, हर रो के लिए वैल्यू क्या आएगी उसकी, तो यहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, गॉस निकलेगी। अभी करवाऊंगा मैं क्वेश्चन तो, ठीक है। तो मैं सारे आपको पहले फॉर्मूले लिखवा दूँ एक बार, लिख ले। टाइम कितना होगा? और 4 बजे क्लास है। सब सेम रहेगा भाई। टेस्ट मैच उसके बाद लिखो नेक्स्ट। यार पोटेंशियल दिखाई नहीं इसमें, पोटेंशियल क्या होता था इसमें, यहाँ होता था k³ बाय सिग्मा बाई 2ε0, और ये आता था पोटेंशियल अंडर रूट x, है ना। ये पोटेंशियल होता था किसमें, डिस्क की एक्सिस पे। सर ये नहीं लिखवाया, ये नहीं लिखवाया। अब तो तुम्हें क्लास बिल्कुल आना पड़ेगा, तो मुझे मैं कुछ चीज़ें आ जाओ तुम आ जाओ। सॉलिड एंगल से निकाला है क्या? हाँ सर नहीं लिखवाया, नहीं सॉलिड एंगल से है ना। अरे ये जरूर लिखा है क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं कराया हुआ। कुछ नहीं है भाई, वो एंटर टास्क का वैसे ऊपर ले जाओ, पोटेंशियल फॉर्मूला गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा बताओ। आर का पोटेंशियल तो यार भी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ आर का पोटेंशियल। यहाँ क्या बनेगा फिर बताओ, सिग्मा बाई 2, और ये कितना हो जाएगा ऊपर जाके 4πg। आ जाओ लोग, आ जाओ बस।